निवेशक का सबक नंबर 2, दौलत की नींव रखना। उस रात छावनी के गंदे सलेटी घर में लौटना बहुत मुश्किल था। ये तब अच्छा दिख रहा था जब मैं उस दोपहर वहां से निकला था, लेकिन माइक के नए घर में शाम गुजारने के बाद छावनी के घर घटिया, पुराने और गंदे दिख रहे थे। जैसी उम्मीद थी, मेरे साथ रहने वाले 3 साथी बियर पी रहे थे और टेलीविजन पर बेसबॉल मैच देख रहे थे। हर तरफ पिज्जा बॉक्स और बियर कैन बिखरे थे। जब मैं साझे लिविंग एरिया से गुजरा तो वे कुछ ज्यादा नहीं बोले। उनकी नजरें तो टीवी सेट पर जमी हुई थीं। जब मैंने अपने कमरे में पहुंचकर अपना दरवाजा बंद किया तो मैं इस बात पर कृतज्ञ था कि हम सबके कमरे अलग अलग थे। मुझे बहुत सोच विचार करना था। 25 साल की उम्र में मुझे आखिरकार कुछ बातें समझ में आईं जो मुझे 9 साल की उम्र में समझ नहीं आई थीं। वो उम्र जब मैंने पहली बार अमीर डैडी के साथ काम करना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी ने दौलत की ठोस नींव डालने में बरसों तक कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने शहर के गरीब इलाके से शुरुआत की थी। वे मितव्ययिता से जिए थे, कारोबार खड़े किए थे, जायदाद खरीदी थी और अपनी योजना पर मेहनत की थी। अब मैं समझ गया था कि अमीर डैडी की योजना बहुत दौलतमंद बनने की थी। जब माइक और मैं हाई स्कूल में थे तो अमीर डैडी ने अपना दांव चला और हवाई इलाके के कई टापुओं में विस्तार किया, कारोबार खरीदे तथा अचल संपत्ति खरीदी। जब माइक और मैं कॉलेज में थे तो उन्होंने बड़ा दांव चला और होनोलुलु तथा वाइकीकी कंपनियों में प्रमुख निजी निवेशकों में से एक बन गए। जब मैं वियतनाम में मरीन कॉर्प के लिए उड़ाने भर रहा था तब उनकी दौलत की नींव बन रही थी। ये एक मजबूत और दृढ़ नींव थी। अब वे और उनका परिवार उनकी मेहनत के फलों का आनंद ले रहे थे। एक बाहरी टापू के गरीब इलाकों में रहने के बजाय वे होनोलुलु के सबसे समृद्ध इलाकों में रह रहे थे। वे सिर्फ ऊपर से ही अमीर नहीं दिखते थे, जैसे कि उस इलाके में रहने वाले कई लोग दिखते थे। मैं जानता था कि माइक और उसके डैडी अमीर थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने ऑडिट किए हुए वित्तीय विवरण दिखाए थे। यह अवसर बहुत कम लोगों को मिलता था। दूसरी ओर मेरे असल डैडी की नौकरी उसी वक्त छूटी थी। वे राज्य सरकार की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, लेकिन फिर वे हवाई राज्य को चलाने वाले राजनैतिक आकाओं की नजरों से गिर गए। मेरे डैडी ने हर वो चीज खो दी जिसे हासिल करने के लिए वे काम कर रहे थे। जब वे गवर्नर पद के लिए अपने बॉस के खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए, राज्य सरकार ने उनका नाम काली सूची में लिख दिया और अब वे दोबारा शुरुआत करने के लिए मजबूर थे। उनके पास दौलत की कोई नींव नहीं थी। हालांकि उनकी 52 साल की उम्र थी और मेरी 25, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल समान थी। हम दोनों ही के पास पैसे नहीं थे। हम दोनों ही के पास कॉलेज की शिक्षा थी और हमें नौकरी मिल सकती थी, लेकिन असली संपत्तियों के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं था। उस रात अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने सोचा कि मेरे पास अपने जीवन की दिशा चुनने का एक दुर्लभ अवसर था। दुर्लभ इसलिए क्योंकि बहुत से कम लोगों को 2 पिताओं के जीवन मार्ग की तुलना करने का अवसर मिलता है, जिसमें से वे अपने लिए सही मार्ग चुन सकें। यह एक ऐसा चुनाव था जिसे मैंने हल्के में नहीं लिया। अमीरों के निवेश। हालांकि उस रात मेरे दिमाग में कई सारी चीजें दौड़ रही थीं, लेकिन यह विचार मुझे सबसे ज्यादा चकरा रहा था कि कुछ निवेश सिर्फ अमीरों के लिए थे और बाकी निवेश बाकी सबके लिए। मुझे याद आया कि बचपन में जब मैं अमीर डैडी के लिए काम कर रहा था तो वे बस अपने कारोबार खड़े करने के बारे में ही बोलते रहते थे, लेकिन अब जब वे अमीर बन गए थे तो वे बस अपने निवेश के बारे में ही बातें करते रहते थे। अमीरों के निवेश। उस दिन लंच पर उन्होंने स्पष्ट किया था, मैंने कारोबार इसलिए खड़े किए ताकि मैं अमीरों के निवेशों में निवेश कर सकूं। मेरे व्यवसाय बनाने का एकमात्र कारण यह है कि आपके व्यवसाय आपके लिए संपत्तियां खरीद सकते हैं। अगर मेरे कारोबार नहीं होते तो मेरे पास अमीरों के निवेशों में निवेश करने लायक पैसे नहीं होते। निवेश खरीदने वाले कर्मचारी और निवेश खरीदने वाले व्यवसाय के फर्क पर अमीर डैडी बहुत जोर देते थे। उनका कहना था कि जब आप कर्मचारी की हैसियत से खरीदते हैं तो अधिकतर निवेश बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर मेरा व्यवसाय मेरे लिए निवेश खरीदता है तो वे ज्यादा सस्ते साबित होते हैं। मैं उनकी बात का मतलब नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि यह फर्क महत्वपूर्ण है। मैं अब यह पता लगाने के लिए उत्सुक और व्यग्र था कि वो फर्क क्या था। अमीर डैडी ने कॉर्पोरेट लॉ और कर कानून का अध्ययन किया था।
तथा उन कानूनों का लाभ उठाते हुए बहुत सा पैसा बनाने के तरीके खोजे थे। जब मैं उस रात सोने गया तो इस बात को लेकर बहुत रोमांचित था कि मैं अगले दिन सुबह अमीर डैडी को फोन करूंगा। अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग मार्ग। बचपन में मुझे समझ नहीं आता था कि पैसे के बारे में किस डैडी की बात मानूं। दोनों ही अच्छे इंसान थे, दोनों ही मेहनती थे, दोनों ही शक्तिशाली और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे। दोनों ने ही कहा कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए और सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पैसे के बारे में एक जैसी बातें नहीं कही या इसके बारे में एक सी सलाह नहीं दी कि बड़े होने पर मुझे क्या बनना चाहिए। अब मैं अपने अमीर डैडी और अपने गरीब डैडी के चुने हुए करियर मार्गों के परिणामों की तुलना कर सकता था। मेरे गरीब डैडी ने मुझे सलाह दी थी कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और फिर अच्छे लाभों वाली कोई सुरक्षित नौकरी खोजो। वे इस करियर मार्ग की अनुशंसा कर रहे थे। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी ने कहा था, व्यवसाय बनाना सीखो और अपने व्यवसाय के माध्यम से निवेश करो। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के हर क्वाड्रेंट में पाए जाने वाले लोगों के बीच बुनियादी भावनात्मक और तकनीकी अंतर होते हैं। ये भावनात्मक और तकनीकी अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि अंततः इन्हीं से तय होता है कि कोई इंसान किस क्वाड्रेंट को पसंद करता है और उससे संचालित होता है। मिसाल के तौर पर जिस व्यक्ति को नौकरी की सुरक्षा की जरूरत होती है, उसके ई क्वाड्रेंट के चुनने की सर्वाधिक संभावना होती है। ई क्वाड्रेंट में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं, कंपनियों के दरबान से लेकर प्रेसिडेंट तक। जिस व्यक्ति को अपने दम पर चीजें करने की जरूरत महसूस होती है, वो अक्सर एस क्वाड्रेंट में पाया जाता है, स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय का क्वाड्रेंट। मैं ये भी कहता हूं कि एस का मतलब विशेषज्ञ, अकेला और स्मार्ट भी होता है, क्योंकि डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट और अन्य तकनीकी परामर्शदाता जैसे पेशेवर लोग इसी क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट पुस्तक बताती है कि एस क्वाड्रेंट जहां अधिकतर छोटे व्यवसाय मालिक काम करते हैं और बी क्वाड्रेंट जहां बड़ी कंपनियां पाई जाती हैं में क्या फर्क होता है। इस पुस्तक में हम तकनीकी अंतरों के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अमीर लोगों और बाकी हर व्यक्ति के बीच यही फर्क होता है। सबकों की दोबारा शुरुआत। जब अमीर डैडी अपने कारोबार संबंधी मसलों पर चर्चा करते थे, तब मैं उनके रेस्टोरेंट की टेबल पर कई घंटे बैठा रहता था। वहां होने वाली चर्चाओं में मैं चुपचाप बैठा बैठा सोडे की चुस्कियां लेता रहता था, जबकि अमीर डैडी अपने बैंकरों, अकाउंटेंट्स, वकीलों, शेयर दलालों, अचल संपत्ति के दलालों, वित्तीय नियोजकों और बीमा एजेंटों से बातचीत करते थे। यह मेरी व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत थी। 9 से 18 साल की उम्र के बीच मैंने घंटों तक इन लोगों को जटिल कारोबारी समस्याएं सुलझाते सुना था, लेकिन टेबल पर मिलने वाले वे सबक तब खत्म हो गए जब मैं न्यूयॉर्क में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए 4 साल के लिए चला गया, जिसके बाद मरीन कॉर्प में मेरी 5 साल की सेवा आ गई। अब मेरे स्कूल कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई थी और मेरे सैन्य कर्तव्य लगभग समाप्त हो गए थे। इसीलिए मैं अमीर डैडी से दोबारा सबक सीखने के लिए तैयार था। मैंने अमीर डैडी को फोन किया और कहा कि मैं अपने सबक दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हूं। अमीर डैडी ने कारोबार माइक के सुपुर्द कर दिए थे और आधे रिटायर हो चुके थे। वे दिन भर गोल्फ खेलने के बजाय कुछ और करने की तलाश में थे। जब माइक उनके साम्राज्य को चलाने में व्यस्त था, तो अमीर डैडी और मैंने वाइकी तट पर एक होटल में लंच किया। धूप सुहानी थी, समुद्र सुंदर था, हवा मंथर गति से चल रही थी और पूरा दृश्य स्वर्ग के उतने करीब था जितना कि हो सकता था। अमीर डैडी मुझे यूनिफॉर्म में देखकर चौंक गए। पहले कभी उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म में नहीं देखा था। उन्होंने तो मुझे बच्चों जैसी अनौपचारिक पोशाक में ही देखा था, जैसे शॉर्ट्स, जीन्स और टी शर्ट। मेरा अंदाजा है कि आखिरकार उन्हें एहसास हो गया था कि हाई स्कूल छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया था और मैंने बहुत सारा संसार देख लिया था तथा युद्ध में लड़ा भी था। मैं मीटिंग में यूनिफॉर्म पहनकर इसलिए गया था क्योंकि मैं उड़ानों के बीच था और मुझे उस शाम उड़ान भरने के लिए छावनी लौटना था। तो हाई स्कूल छोड़ने के बाद से तुम यही कर रहे हो, अमीर डैडी ने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, न्यूयॉर्क में सैन्य अकादमी में 4 साल और मरीन कॉर्प में 4 साल, बस 1 साल और बचा है। मुझे तुम पर गर्व है, अमीर डैडी ने कहा। धन्यवाद, लेकिन सेना की यूनिफॉर्म से बाहर निकलना अच्छा रहेगा। ये सचमुच मुश्किल होता है जब युद्ध की खिलाफत करने वाले सारे हिप्पी और बाकी लोग आपकी ओर देखकर थूकते हैं या आपको घूरते हैं या बच्चों का कातिल कहते हैं।
मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि हम सभी के लिए अच्छा रहेगा अगर ये जल्दी से खत्म हो जाए। मुझे खुशी है माइक को नहीं जाना पड़ा, अमीर डैडी ने कहा। वो तो सेना में नाम लिखाना चाहता था, लेकिन खराब सेहत के कारण उसे बाहर रहना पड़ा। वो खुशकिस्मत था, मैंने जवाब दिया। उस युद्ध में मैंने कई दोस्त खो दिए। माइक को भी खोना बहुत बुरा लगता। अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया और पूछा, तो अब तुम्हारा सैन्य अनुबंध अगले साल पूरा होने वाला है, इसके बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? देखिए, एक एयरलाइंस मेरे 3 मित्रों को पायलट की नौकरी दे रही है। वैसे इस वक्त कहीं भी नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन उनका कहना है कि वे अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से मुझे भी नौकरी दिलवा सकते हैं। तो तुम एयरलाइन की नौकरी करके विमान उड़ाने के बारे में सोच रहे हो? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। देखिए, मैं इस वक्त भी तो यही कर रहा हूं और इसी के बारे में सोच भी रहा हूं। उस नौकरी में तनख्वाह अच्छी है, लाभ अच्छे हैं और इसके अलावा मेरा उड़ान का अनुभव काफी गहन रहा है। युद्ध में विमान उड़ाने से मैं काफी अच्छा पायलट बन गया हूं। अगर मैं किसी छोटी एयरलाइन के साथ 1 साल उड़ लूं और थोड़ा मल्टी इंजन अनुभव हासिल कर लूं, तो मैं किसी भी बड़ी एयरलाइन नौकरी में करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो तुम्हारे ख्याल से तुम यही करने जा रहे हो? अमीर डैडी ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरे डैडी के साथ जो हुआ और माइक के घर पर आप दोनों से कल लंच पर जो बातचीत हुई, उसके बाद तो नहीं। मैं कल रात घंटों तक जागता रहा और निवेश के बारे में आपकी कही बातों के बारे में सोचता रहा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने एयरलाइंस वाली नौकरी कर ली तो मैं किसी दिन मान्यता प्राप्त निवेशक तो बन सकता हूं, लेकिन उस स्तर के आगे कभी नहीं जा सकता। अमीर डैडी खामोशी में बैठे रहे और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। फिर वे धीमी आवाज में बोले, तो मैंने जो कहा था वो तुम्हारे अंदर उतर गया, बहुत ज्यादा, मैंने जवाब दिया। आपने बचपन में मुझे जो सबक दिए थे उन पर मैंने विचार किया। अब मैं वयस्क हो गया हूं और उन सब में मुझे नया अर्थ नजर आने लगा है। और तुम्हें कौन सा सबक याद आया? अमीर डैडी ने पूछा। मुझे याद है कि आपने हर घंटे 10 सेंट वाली नौकरी वापस ले ली थी और मुझसे मुफ्त में काम कराया था, मैंने जवाब दिया। तनख्वाह का आदी न होने का यह सबक मुझे अब भी याद है। अमीर डैडी हंसे और बोले, काफी मुश्किल सबक था। हाँ, वो बात तो है, मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बेहतरीन सबक है। मेरे डैडी तब आप पर बहुत नाराज हुए थे, लेकिन अब वे 52 साल की उम्र में तनख्वाह के बिना जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबक सीखते समय मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। कल माइक के घर लंच करने के बाद मैंने संकल्प लिया कि मैं नौकरी की सुरक्षा से चिपक कर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तनख्वाह की जरूरत है। इन सब बातों की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं एयरलाइंस वाली नौकरी करना चाहता हूं। इसलिए मैं आज यहां आपके साथ लंच कर रहा हूं। मैं आपके सबकों की समीक्षा करना चाहता हूं कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, ताकि मुझे पैसों के लिए काम करने में जिंदगी न बितानी पड़े। लेकिन इस बार मैं वयस्क के रूप में आपसे सबक चाहता हूं। सबकों को ज्यादा मुश्किल बनाएं और मुझे अधिक विस्तार से बताएं। और मेरा पहला सबक क्या था? अमीर डैडी ने पूछा। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, मैंने तुरंत जवाब दिया। वे जानते हैं कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए। अमीर डैडी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। वे जानते थे कि मैंने बचपन के वर्षों में उनकी बातें गौर से सुनी थी। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा, और यही निवेशक बनने का आधार है। सारे निवेशक सीखते हैं कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए, और मैं यही सीखना चाहता हूं, मैंने धीरे से कहा। मैं सीखना चाहता हूं और आपका दिया ज्ञान अपने डैडी को भी सिखाना चाहता हूं। वे इस वक्त बहुत बुरे हाल में हैं और 52 साल की उम्र में दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं, अमीर डैडी ने कहा। इस तरह एक धूप भरे दिन, जब सर्फिंग करने वाले गहरे नीले समुद्र की सुंदर लहरों पर सवारी कर रहे थे, निवेश पर मेरे सबक शुरू हो गए। सबक 5 चरणों में थे। हर चरण में मुझे अमीर डैडी की विचार प्रक्रिया और उनकी निवेश योजना समझ के अधिक ऊंचे स्तर पर ले गई। सबक मानसिक तैयारी और अपना नियंत्रण संभालने से शुरू हुए, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां निवेश सचमुच शुरू होता है। अंतिम निष्कर्ष में ये अपना नियंत्रण खुद लेने से शुरू और खत्म होता है।
अमीर डैडी की निवेश योजना के पहले चरण में मानसिक तैयारी के सबक हैं, क्योंकि निवेश सचमुच शुरू करने से पहले इसकी बहुत जरूरत होती है। जब मैं 1973 में मरीन कॉर्प की छावनी में एक गंदे कमरे में उस रात अपने छोटे से पलंग पर लेटा हुआ था, तब मेरी मानसिक तैयारी शुरू हो गई थी। माइक खुशकिस्मत था कि उसके पास एक ऐसे पिता थे जिन्होंने भारी दौलत हासिल की थी। मैं उतना खुशकिस्मत नहीं था। कई मायनों में वो मुझसे 50 साल आगे था। मैंने तो अब तक शुरुआत भी नहीं की थी। उस रात मेरे पास 2 विकल्प थे। नौकरी की सुरक्षा खोजूं, जिस मार्ग को मेरे गरीब डैडी ने चुना था, या फिर असल दौलत की नींव डालूं, जिस मार्ग को मेरे अमीर डैडी ने चुना था। उस रात मैंने इन दोनों विकल्पों के बीच चुनाव करने की मानसिक तैयारी शुरू की। निवेश की प्रक्रिया दरअसल यहीं से शुरू होती है, और यहीं पर निवेश पर अमीर डैडी के सबक भी शुरू होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि जीवन में आप जो भी आर्थिक स्थिति, चाहे यह अमीर हो या गरीब या मध्यम वर्गीय, चुनते हैं, उसके बाद आपके जीवन में हर चीज बदल जाती है। निवेशक का सबक नंबर 3, चयन। निवेश पर अमीर डैडी के सबक शुरू हो गए। जब पैसों और निवेश की बात आती है तो लोगों के पास निवेश करने के 3 बुनियादी कारण या विकल्प होते हैं। 1 सुरक्षित, 2 आरामदेह, या 3 अमीर। अमीर डैडी ने आगे कहा, तीनों ही चयन महत्वपूर्ण हैं। इंसान के जीवन में फर्क तब आता है जब इन विकल्पों को प्राथमिकता के आधार पर जमाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतर लोग अपने पैसे और निवेश का चयन ठीक इसी क्रम में जमाते हैं, यानी धन संबंधी निर्णय लेने समय उनका पहला विकल्प सुरक्षा होता है, दूसरा होता है आरामदेह होना, और तीसरा है अमीर बनना। इसलिए अधिकतर लोग नौकरी की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लेते हैं। जब उनके पास कोई सुरक्षित नौकरी या पेशा आ जाता है तो इसके बाद वे आरामदेह होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर बनना अधिकतर लोगों के लिए आखिरी विकल्प होता है। 1973 में उस दिन अमीर डैडी ने कहा था, अधिकतर लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन ये उनका पहला चयन नहीं होता है। चयनों की इस प्राथमिकता की वजह से ही अमेरिका के 100 में से सिर्फ 3 लोग अमीर हैं। अधिकांश लोगों की स्थिति यह होती है कि अगर अमीर बनने से उनके आराम में खलल पड़ता है या इससे उन्हें असुरक्षा का एहसास होता है, तो वे अमीर बनने की कोशिश छोड़ देंगे। इसीलिए इतने सारे लोग निवेश की जोरदार टिप चाहते हैं। जो लोग सुरक्षा और आराम को अपना पहला और दूसरा विकल्प चुनते हैं, वे फटाफट अमीर बनने के लिए ऐसे तरीकों की तलाश करते हैं जो आसान, जोखिम रहित और आरामदेह हों। कुछ लोग किसी खुशकिस्मत निवेश में अमीर बन भी जाते हैं, लेकिन अक्सर वे बाद में उसे गवा भी देते हैं। अमीर या खुश। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं कि मैं तो अमीर बनने के बजाय खुश रहना चाहूंगा। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। मैं अमीर भी रहा हूं और गरीब भी। दोनों ही आर्थिक स्थितियों में खुश भी रहा हूं और दुखी भी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि उन्हें खुशी और अमीरी में से किसी एक को चुनना होगा। जब मैं इस सबक पर विचार करता हूं तो मेरे ख्याल से लोग दरअसल ये कह रहे हैं कि मैं अमीर बनने के बजाय सुरक्षित व आरामदेह महसूस करना चाहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि असुरक्षित या असहज होने पर वे खुश नहीं होते। जहां तक मेरा मामला है, मैं अमीर बनने की खातिर असुरक्षित और असहज महसूस करने के लिए तैयार था। मैं अमीर भी रहा हूं और गरीब भी। मैं खुश भी रहा हूं और दुखी भी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब मैं गरीब और दुखी था तो मैं उससे ज्यादा दुखी था जब मैं अमीर और दुखी था। मैं इस कथन को भी कभी नहीं समझ पाया। पैसा आपको सुखी नहीं बनाता है। हालांकि इस बात में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन मैंने हमेशा पाया है कि जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं काफी अच्छा महसूस करता हूं। अभी कुछ समय पहले मुझे अपनी जीन्स की जेब में $10 का नोट मिला। हालांकि नोट सिर्फ $10 का था, लेकिन इसका मिलना बड़ा अच्छा लगा। नोट मिलना चुकाने वाले बिल के मिलने से हमेशा बेहतर महसूस होता है। पैसे के मामले में कम से कम मेरा तो यही अनुभव है। जब पैसा मेरे पास आता है तो मुझे खुशी महसूस होती है, और जब ये मेरे पास से जाता है तो दुख महसूस होता है। 1973 में मैंने अपनी प्राथमिकताएं इस क्रम में जमा ली। पहला अमीर, दूसरा आरामदेह और तीसरा सुरक्षित।
जैसा मैंने पहले बताया था, पैसे और निवेश के संबंध में तीनों ही प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हैं। आप उन्हें किस क्रम में रखें, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय है जो निवेश की शुरुआत से पहले ही लिया जाना चाहिए। मेरे गरीब डैडी ने सुरक्षित रहने को पहली प्राथमिकता बनाया था और अमीर डैडी ने अमीर बनने को पहली प्राथमिकता के रूप में चुना था। निवेश की शुरुआत से पहले यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। अमीर, आरामदेह और सुरक्षित व्यक्तिगत बुनियादी मूल्य हैं। इनमें से कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। बहरहाल, आपके लिए कौन से बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, ये चुनने से आपके चुने हुए जीवन पर अक्सर महत्वपूर्ण दीर्घकालीन असर होता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से जीवन मूल्य आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर पैसों और वित्तीय नियोजन के संदर्भ में। तो मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न ये है, आपके बुनियादी जीवन मूल्य क्या हैं? महत्व के क्रम में लिखें कि कौन से बुनियादी जीवन मूल्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप में से कुछ को अपनी सच्ची भावनाओं तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने जीवन साथी या मार्गदर्शक से गंभीरता से बातचीत करें। लाभ और हानि की सूचियां बनाएं। आपकी निजी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये जानने के बाद आप आगे चलकर कई दुखद निर्णयों और बेचैन रातों से भी बच जाएंगे। पैसे का 90 और 10 का नियम कारगर होता है। इसका एक कारण शायद यह भी है कि 90% लोग अमीर बनने से ज्यादा आरामदेह होने और सुरक्षित रहने का विकल्प चुनते हैं। निवेशक का सबक नंबर 4, आप किस प्रकार का संसार देखते हैं? अमीर डैडी और गरीब डैडी में कई अंतर थे, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक अंतर संसार को देखने के उनके दृष्टिकोण में था। मेरे गरीब डैडी हमेशा आर्थिक अभाव वाला संसार देखते थे। उनका यह दृष्टिकोण तब नजर आता था जब वे कहते थे, क्या तुम ये सोचते हो कि हमारे यहां पैसे का पेड़ लगा है? या फिर क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों का बना हुआ हूं? या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता? अपने अमीर डैडी के साथ रहते समय मुझे इसका एहसास होता था कि उन्हें बिल्कुल ही अलग संसार दिखता था। वे बहुत ज्यादा पैसे वाले संसार को देखते थे। उनका यह दृष्टिकोण तब नजर आता था जब वे कहते थे, पैसों की चिंता मत करो, अगर हम सही काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। तुम जिस भी चीज को चाहते हो उसे पाने के लिए कभी भी पैसे की कमी का बहाना मत बनाओ। 1973 में अमीर डैडी ने एक सबक के दौरान कहा था, पैसों की सिर्फ 2 तरह की समस्याएं होती हैं। एक समस्या है जरूरत से कम पैसे होना और दूसरी समस्या है बहुत ज्यादा पैसे होना। तुम इनमें से किस तरह की समस्या चाहते हो? निवेश की कक्षाओं में मैं इस विषय पर बहुत समय देता हूं। अधिकतर लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जहां जरूरत से कम पैसों की समस्या रहती थी। क्योंकि धन सिर्फ एक विचार है और इसलिए अगर आपका विचार यह है कि संसार में पर्याप्त पैसा नहीं है तो यही आपकी हकीकत बन जाएगा। मेरे 2 डैडी होने का एक लाभ यह था कि मैं दोनों तरह की समस्याओं को देख सकता था और मेरा विश्वास करें, दोनों ही अपने आप में समस्याएं हैं। मेरे गरीब डैडी के पास हमेशा जरूरत से कम पैसे होने की समस्याएं रहती थीं, जबकि अमीर डैडी के पास बहुत ज्यादा पैसे होने की समस्याएं रहती थीं। इस अजीब सी स्थिति पर अमीर डैडी ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, जो लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, जैसे विरासत से, लास वेगास में जुए में बड़ा जैकपॉट लग जाने पर या लॉटरी जीतने पर, वे जल्द ही दोबारा गरीब बन जाते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से वे बस उसी संसार को जानते हैं जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है। इसलिए वे अचानक मिली सारी दौलत गंवा देते हैं और लौटकर पैसों के उस इकलौते संसार में चले जाते हैं जिसे वे जानते हैं, जरूरत से कम पैसे होने का संसार। मुझे खुद इस विचार को झटका देने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा कि ये संसार एक ऐसा संसार है जिसमें पर्याप्त पैसे नहीं हैं। 1973 के बाद अमीर डैडी ने मुझे पैसे, काम करने और अमीर बनने संबंधी अपने विचारों के बारे में बहुत जागरूक बनाया। अमीर डैडी सचमुच मानते थे कि गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि यही वो इकलौता संसार है जिसे वे जानते हैं। अमीर डैडी कहते हैं, धन के बारे में आपके भीतर जो भी सच्चाई होगी वही बाहरी जीवन में भी धन की सच्चाई होगी। आप बाहर की सच्चाई को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप पहले धन संबंधी अपनी अंदरूनी सच्चाई को न बदल लें। अमीर डैडी ने अभाव के कुछ कारण लिए और उन्हें लोगों के नजरिए पर पड़ने वाले असर से जोड़ दिया।
आपको जितनी अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है, आपके जीवन में उतना ही ज्यादा अभाव होता है। आप जितने अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं, आपके जीवन में उतना ही अधिक अभाव होता है। इसलिए लोग ऑफिस में नौकरियों व पदोन्नतियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और स्कूल में ग्रेड के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो लोग सृजनात्मक सहयोगी होते हैं और जिनके पास अच्छी वित्तीय एवं व्यवसायिक योग्यताएं होती हैं, अक्सर उनके जीवन में वित्तीय समृद्धि बढ़ती जाती है। मैं अपने दोनों डैड के नजरियों के फर्क को देख सकता था। मेरे असल डैडी ने मुझे हमेशा सुरक्षित तरीके से खेलने और सुरक्षा चाहने के लिए प्रोत्साहित किया था। मेरे अमीर डैडी ने मुझे हमेशा योग्यताएं विकसित करने और सृजनात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा इस बारे में है कि आप अपने सृजनात्मक विचारों को कैसे लें और उनसे अभाव के बजाय समृद्धि का संसार बनाएं। अभाव के बारे में हमारी चर्चा के दौरान अमीर डैडी अपनी जेब से एक सिक्का निकालते थे और कहते थे, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो वो सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखता है। जिस पल आप पूछते हैं कि मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं, उस पल आप दूसरे पहलू को देखना शुरू करते हैं। समस्या यह है कि अगर लोग दूसरे पहलू को देख भी लेते हैं, तब भी वे इसे सिर्फ अपनी आंखों से ही देखते हैं। इसीलिए गरीब लोग अमीरों के बाहरी या ऊपरी काम तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि अमीर लोग अपने दिमाग के भीतर क्या कर रहे हैं। अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यह देखना जरूरी है कि किसी बहुत अमीर आदमी के दिमाग के भीतर क्या चल रहा है। इस पुस्तक का बाद वाला हिस्सा इस बारे में है कि किसी अमीर आदमी के दिमाग के भीतर क्या चलता है। मैंने अमीर डैडी से पूछा कि लॉटरी जीतने वाले आमतौर पर दोबारा सड़क पर क्यों आ जाते हैं। उनका जवाब था, देखो, अचानक बहुत सारा पैसा मिलने के बाद भी अगर कोई दोबारा कड़का हो जाता है, तो उसका कारण यह है कि वो सिक्के का केवल एक ही पहलू देखता है। दूसरे शब्दों में, वो पैसे को उसी तरह संभालता है जिस तरह हमेशा से संभालता था, जिस वजह से वो शुरुआत में गरीब रहा था या संघर्ष कर रहा था। उसे सिर्फ वही संसार दिखता है जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो सबसे सुरक्षित काम कर सकता है, वो ये है कि अपने पैसे को बैंक में रख दे और इसके ब्याज पर जिंदा रहे। जो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देख सकते हैं, वो उस पैसे को तीव्र व सुरक्षित तरीके से कई गुना कर लेंगे। वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखता है, जहां बहुत ज्यादा पैसे का संसार है। वे ज्यादा तेज गति से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी हर कोई ज्यादा तेजी से ज्यादा गरीब बनने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है। 1980 के दशक के अंत में जब अमीर डैडी पूरी तरह से रिटायर हो गए और उन्होंने अपना साम्राज्य माइक को सौंप दिया, तो उन्होंने मुझे एक संक्षिप्त मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात से पहले उन्होंने मुझे $39 मिलियन नकदी वाला एक बैंक स्टेटमेंट दिखाया और कहा कि और ये सिर्फ एक बैंक में है, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, क्योंकि इस नकदी को बैंकों से बाहर निकालना और अधिक उत्पादन निवेशों में लगाना पूर्णकालिक काम है। मैं दोहराना चाहूंगा, ये एक पूर्णकालिक काम है, क्योंकि हर साल ये अधिक चुनौतीपूर्ण होता जाता है। मुलाकात के अंत में अमीर डैडी ने कहा, मैंने इतने वर्षों तक माइक को वो इंजन बनाने का प्रशिक्षण दिया था जो इतना पैसा उत्पन्न करे। अब जब मैं रिटायर हो गया हूं, तो वो मेरे बनाए इंजन को चला रहा है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ रिटायर हो सकता हूं। इसका कारण यह है कि माइक न सिर्फ ये जानता है कि इंजन को कैसे चलाना है, बल्कि ये भी जानता है कि अगर ये खराब हो जाए तो इसे कैसे ठीक करना है। अधिकतर अमीर बच्चे अपने माता पिता का पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि हालांकि वे भारी दौलत में पले बढ़े हैं, लेकिन वे सचमुच नहीं सीख पाते हैं कि इंजन कैसे बनाना है या उसके खराब होने पर उसे कैसे ठीक करना है। वास्तव में बहुत से अमीर बच्चे तो खुद ही इस इंजन को खराब कर देते हैं। वे सिक्के के अमीर पहलू में बड़े होते हैं, लेकिन वे कभी नहीं सीख पाते कि उस पहलू तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। मेरे मार्गदर्शन से तुम्हारे पास ये रूपांतरण करने और दूसरी तरफ पहुंचने का अवसर है। अपना नियंत्रण संभालने का एक बड़ा हिस्सा पैसे के बारे में अपनी आंतरिक सच्चाई का नियंत्रण थामना था।
मुझे खुद को लगातार याद दिलाना पड़ा कि बहुत ज्यादा पैसे का एक संसार है, क्योंकि अपने दिलो दिमाग में मैं अक्सर खुद को गरीब इंसान मानता था। जब भी मुझे पैसों की कमी के कारण अपने दिल और पेट में दहशत का ज्वार महसूस होता था तो अमीर डैडी मुझसे एक अभ्यास करने को कहते थे। वे मुझसे बस ये कहलाते थे कि पैसों की दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक समस्या है पर्याप्त पैसा न होना और दूसरी समस्या है बहुत ज्यादा पैसा होना। मैं कौन सी समस्या चाहता हूं? हालांकि मेरा मन वित्तीय दहशत की अवस्था में हिचकोले खा रहा होता था, लेकिन फिर भी मैं मन ही मन ये सवाल पूछता था। मैं हसरत करने वाले लोगों में से नहीं हूं, यानी मैं कोरे सकारात्मक कथन की शक्ति में विश्वास नहीं करता हूं। मैंने खुद से ये सवाल इसलिए पूछा ताकि धन संबंधी अपने पुश्तैनी दृष्टिकोण से लड़ सकूं। दहशत शांत होने के बाद मैं अपने दिमाग से अपनी वित्तीय समस्याओं के समाधान खोजने को कहता था। समाधान किसी भी प्रकार के हो सकते थे। नए जवाब खोजना, नए सलाहकार खोजना या अपनी कमजोरी के विषय पर किसी पाठ्यक्रम में शिरकत करना। अपनी बुनियादी दहशत से जूझने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मैं इतना शांत हो जाऊं कि दोबारा आगे बढ़ सकूं। मैंने गौर किया है कि अधिकतर लोग धन संबंधी अपनी दहशत को यह अनुमति दे देते हैं कि वो उन्हें हरा दे और उनके जीवन की शर्तों को तय करे। इसलिए वे जोखिम और पैसे को लेकर दहशत में बने रहते हैं। जैसा मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में लिखा था कि लोगों की भावनाएं ही प्रायः उनका जीवन चलाती हैं। डर और शंका जैसी भावनाएं कम आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास के अभाव की ओर ले जाती हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप पर $1 अरब के करीब व्यक्तिगत कर्ज था और उनकी कंपनी पर $9 अरब कर्ज था। एक साक्षात्कार लेने वाले ने उनसे पूछा कि क्या वे चिंतित हैं। उन्होंने जवाब दिया, चिंता करना समय की बर्बादी है। चिंता करने से इन समस्याओं को सुलझाने की दिशा में काम करने की राह में बाधा आती है। मैंने गौर किया है कि लोगों के अमीर न होने का एक प्रमुख कारण यह है कि वो उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। अमीर डैडी का निवेशक सबक नंबर 2, मानसिक रूप से दोनों संसारों को देखने का चुनाव करना था। पैसों की कमी वाला संसार और बहुत ज्यादा पैसों वाला संसार। बाद में अमीर डैडी ने वित्तीय योजना का महत्व बताया। अमीर डैडी का दृढ़ विश्वास था कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तब भी आपके पास एक वित्तीय योजना होनी चाहिए। आपके पास तब के लिए भी वित्तीय योजना होनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे के लिए योजना नहीं है तो तुम अपना सारा पैसा गंवा दोगे और उसे एकमात्र योजना पर लौट जाओगे जिसे तुम जानते हो, जिसे 90% जनसंख्या जानती है, पैसों की कमी का संसार। सुरक्षा और अभाव। अमीर डैडी ने कहा था कि कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा सुरक्षा चाहता है उसे अपने जीवन में उतना ही ज्यादा अभाव मिलेगा। सुरक्षा और अभाव साथ साथ चलते हैं। इसलिए जो लोग नौकरी की सुरक्षा या गारंटी चाहते हैं वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में समृद्धि कम ही होती है। 90 और 10 का नियम यही साबित होता है। इसका एक कारण यह है कि अधिकतर लोग अपना जीवन वित्तीय योग्यताओं को बढ़ाने के बजाय अधिक सुरक्षा की खोज में बिता देते हैं। आपकी वित्तीय योग्यताएं जितनी ज्यादा होती हैं, आपको जीवन में उतनी ही ज्यादा समृद्धि मिलेगी। वित्तीय योग्यताओं ने ही अमीर डैडी को यह शक्ति दी थी कि वे हवाई में सबसे ज्यादा मूल्यवान जायदाद खरीदना शुरू करें। हालांकि उनके पास बहुत कम पैसे थे। यही वित्तीय योग्यताएं लोगों को किसी अवसर का लाभ उठाकर उससे लाखों करोड़ों डॉलर कमाने की शक्ति प्रदान करती हैं। अवसर अधिकतर लोगों को दिखाई देते हैं, वे तो बस उन्हें पैसों में नहीं बदल पाते। इसीलिए वे अक्सर और अधिक सुरक्षा चाहते हैं। अमीर डैडी ने भी यही कहा था। कोई इंसान जितनी ज्यादा सुरक्षा खोजता है उतना ही कम वो उन अवसरों को देख पाता है जो भरे पड़े हैं। वो सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देखता है और कभी भी दूसरे पहलू को नहीं देखता है। इसलिए लोग सुरक्षा को जितना अधिक खोजते हैं वे सिक्के के दूसरे पहलू पर उतने ही कम अवसर देख पाते हैं। जैसा महान बेसबॉल खिलाड़ी योगी बेरा ने एक बार कहा था, 10 में से 7 बार प्रहार कर दो तो आप हॉल ऑफ फेम में पहुंच जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर वे अपने बेसबॉल करियर में 1000 बार बल्लेबाजी करने आए और सिर्फ 700 बार प्रहार कर दें तो वे हॉल ऑफ फेम में पहुंच जाएंगे।
योगा बेरी का कथन पढ़ने के बाद अमीर डैडी ने कहा था, अधिकतर लोग सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वे जीवन में एक भी बार प्रहार करने से कतराते हैं। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। मैं एक ऐसे परिवार से आया था जो संसार को कम पैसे वाले संसार के रूप में देखता था। मेरी व्यक्तिगत चुनौती खुद को बार बार ये याद दिलाना था कि दूसरी तरह का संसार भी मौजूद था, बहुत ज्यादा पैसों वाला संसार, और मुझे अपने लिए दोनों संभावनाओं के संसार को देखने के लिए दिमाग खुला रखने की जरूरत थी। तो मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न ये हैं। 1, क्या आप देख सकते हैं कि धन के 2 अलग अलग संसारों का अस्तित्व हो सकता है? एक संसार जिसमें कम पैसा हो और दूसरा संसार जिसमें बहुत ज्यादा पैसा हो। जवाब दीजिए हां या नहीं में। 2, अगर आप इस वक्त कम पैसों वाले संसार में जी रहे हैं तो क्या आप बहुत ज्यादा पैसे वाले संसार में अपने जीने की संभावना देखना चाहते हैं? हां या नहीं में जवाब दीजिए। निवेशक का सबक नंबर 5, निवेश पेचीदा क्यों है? एक दिन मैं अमीर डैडी के ऑफिस में इंतजार कर रहा था और वे फोन पर बात कर रहे थे। वे इस तरह की बातें कह रहे थे, तो आप आज लॉन्ग हैं, अगर प्राइम गिर जाता है तो इससे स्प्रेड में क्या होगा? ठीक है, मैं अब समझ गया कि आप उस निवेश को सुरक्षित रखने के लिए ऑप्शन स्ट्रेडल क्यों खरीद रहे हैं। आप उस शेयर को शॉर्ट करने वाले हैं। शॉर्ट करने के बजाय आप पुट ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब अमीर डैडी ने अपना फोन नीचे रखा तो मैंने कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आप किस बारे में बात कर रहे थे। निवेश बहुत पेचीदा नजर आता है। अमीर डैडी मुस्कुराए और बोले, मैं जिस बारे में बात कर रहा था वो दरअसल निवेश नहीं था। ये निवेश नहीं है तो फिर निवेश क्या है? आपकी बातें तो वैसी लग रही थी जैसे टीवी और फिल्मों में निवेशक करते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराकर बोले, सबसे पहले तो ये जान लो कि निवेश का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है, इसीलिए ये इतना पेचीदा नजर आता है। अधिकतर लोग जिसे निवेश कहते हैं वो दरअसल निवेश नहीं होता। लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अक्सर वे सोचते हैं कि वे एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? मेरा चेहरा सिकुड़ गया था। लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार फिर अमीर डैडी हंस दिए। सबक शुरू हो गया था। निवेश का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। उस दिन जब अमीर डैडी ने सबक शुरू किया तो उन्होंने इस मुख्य बिंदु पर बार बार जोर दिया। निवेश का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। इस महत्वपूर्ण सबक के उदाहरण कुछ आगे दिए गए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में निवेश करते हैं। अमीर डैडी ने मूल्यों के अंतर को स्पष्ट किया। कुछ लोग बड़े परिवारों में निवेश करते हैं। बड़ा विस्तृत परिवार बुढ़ापे में माता पिता की देखरेख सुनिश्चित करने का तरीका है। लोग अच्छी शिक्षा, नौकरी की सुरक्षा और लाभों में निवेश करते हैं। व्यक्ति और बाजार में उसकी बिक सकने वाली योग्यताएं संपत्ति बन जाती हैं। कुछ लोग बाहरी संपत्तियों में निवेश करते हैं। अमेरिका के लगभग 45% लोग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि नौकरी की सुरक्षा और आजीवन रोजगार की अब कोई गारंटी नहीं रह गई है। कई अलग अलग निवेश उत्पाद हैं। यहां पर निवेशों के अलग अलग प्रकारों का नमूना पेश किया जा रहा है। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्ति, बीमा, कमोडिटीज, बचत, संग्रहणीय वस्तुएं, कीमती धातुएं, हेज फंड आदि। इन समूहों में से प्रत्येक को कई उपसमूहों में बांटा जा सकता है। मिसाल के तौर पर शेयरों को देखें। शेयरों को इस प्रकार से उपविभाजित किया जा सकता है: कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, वारंट वाले स्टॉक, स्मॉल कैप, ब्लू चिप स्टॉक, कन्वर्टेबल स्टॉक, तकनीकी स्टॉक, औद्योगिक स्टॉक आदि इत्यादि। अचल संपत्ति को भी इस प्रकार से उपविभाजित किया जा सकता है: एकल परिवार, व्यवसायिक कार्यालयीन, व्यवसायिक रिटेल, बहुपरिवार, वेयरहाउस, औद्योगिक, अविकसित जमीन, विकसित जमीन आदि इत्यादि। बीमे को इस प्रकार से उपविभाजित किया जा सकता है: संपूर्ण, मियादी, परिवर्तनशील जीवन बीमा, सकल परिवर्तनशील सकल, मिश्रित,
प्रथम, द्वितीय या अंतिम मृतक, खरीदी बिक्री अनुबंध की धन पूर्ति के लिए, एग्जीक्यूटिव बोनस और स्थगित मुआवजे के लिए, संपदा कर की धन पूर्ति के लिए, योग्यता रहित सेवानिवृत्त लाभों के लिए आदि इत्यादि। बहुत सारे अलग अलग निवेश उत्पाद हैं जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य भिन्न होता है। यह भी एक कारण है कि निवेश इतना पेचीदा विषय है। निवेश की अलग अलग पद्धतियां हैं। इन निवेश उत्पादों को खरीदने, बेचने, इनका व्यापार करने और इनके अधिग्रहण की तकनीक, विधि या फॉर्मूला को समझाने के लिए रिच डैड ने प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया। विभिन्न प्रकार के कुछ निवेश उत्पाद इस प्रकार से हैं। खरीदो, रखो और प्रार्थना करो, लॉन्ग। खरीदो और बेचो, ट्रेड। बेचो फिर खरीदो, शॉर्ट। ऑप्शन खरीदना और बेचना, ट्रेड। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, लॉन्ग। ब्रोकरिंग, कोई पोजीशन ट्रेड न करना। बचत, इकट्ठा करना। कई निवेशकों को उनकी निवेश पद्धतियों और उत्पादों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। मिसाल के तौर पर, मैं शेयर खरीदता बेचता हूं, मैं अचल संपत्ति में दांव लगाता हूं, मैं दुर्लभ सिक्के इकट्ठे करता हूं, मैं कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शंस में कारोबार करता हूं, मैं डे ट्रेडर हूं, मैं बैंक में पैसे रखने में यकीन करता हूं। इस सबसे निवेश का विषय और अधिक पेचीदा बन जाता है, क्योंकि निवेश के झंडे तले ऐसे लोग हैं जो दरअसल हैं जुआरी, दांव लगाने वाले, व्यापारी, बचत करने वाले, स्वप्नदर्शी, पराजित। इनमें से कई लोग खुद को निवेशक कहते हैं और तकनीकी दृष्टि से वे हैं भी। इसीलिए निवेश का विषय और अधिक पेचीदा हो जाता है। कोई भी हर चीज का विशेषज्ञ नहीं होता। अमीर डैडी ने कहा था, निवेश का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। अमीर डैडी ने यह भी कहा था, कोई भी अकेला इंसान नहीं है जो संभवतः पूरे विषय का विशेषज्ञ बन सकता हो। हर एक का खास रुझान होता है। जो व्यक्ति शेयरों की खरीद फरोख्त में अच्छा है वो कहेगा कि शेयर आपके सर्वश्रेष्ठ निवेश हैं। जो अचल संपत्ति से प्रेम करता है वो कहेगा अचल संपत्ति समूची दौलत का आधार है। जो व्यक्ति सोने से नफरत करता है वो कहेगा कि सोना एक दकियानुसी कमोडिटी है। पद्धति के रुझान को जोड़ लें तो आप सचमुच दुविधा में पड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विकेंद्रीकरण करो, यानी कि अपने सारे अंडे एक ही डलिया में मत रखो। दूसरी ओर अमेरिका के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे जैसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि विकेंद्रीकरण मत करो, अपने सारे अंडे एक ही डलिया में रखो और फिर उस डलिया को गौर से देखते रहो। तथाकथित विशेषज्ञों का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह निवेश के विषय पर छाई दुविधा को बढ़ावा देता है। बाजार वही, दिशाएं अलग। दुविधा बढ़ाने वाली बात यह भी है कि बाजार की दिशा और संसार के भविष्य के बारे में हर व्यक्ति की राय भिन्न होती है। अगर आप वित्तीय समाचार सुने तो एक तथाकथित विशेषज्ञ आकर कहेगा कि बाजार बहुत चढ़ चुका है, वे अगले सप्ताह में लुढ़क जाएगा। 10 मिनट बाद एक और विशेषज्ञ आकर कहेगा कि बाजार और ऊपर चढ़ने वाला है, लुढ़कने का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी में देर से आना। मेरे एक मित्र ने हाल ही में कहा था कि जब मैं किसी जोरदार स्टॉक के बारे में सुनता हूं और उसे खरीदता हूं तो उसके बाद वो हमेशा नीचे गिरने लगता है। मैं शिखर पर खरीदता हूं क्योंकि ये बहुत जोरदार है, लोकप्रिय शेयर है, लेकिन एक ही दिन बाद ये नीचे की ओर आने लगता है। मैं हमेशा पार्टी में देर से क्यों पहुंचता हूं? एक और शिकायत मैं अक्सर सुनता रहता हूं, शेयर का भाव गिर जाता है इसलिए मैं उसे बेच देता हूं, अगले दिन यह दोबारा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं इसे पार्टी में देर से आने या आपने इसे बहुत जल्दी बेच दिया की घटना कहता हूं। कोई चीज लोकप्रिय है या पिछले 2 सालों से नंबर 1 फंड के रूप में मान्य है, उसमें समस्या यह है कि असल निवेशक पहले ही उस निवेश में अपने पैसे बना चुके हैं। उन्होंने इसमें जल्दी प्रवेश किया था और शिखर पर बाहर निकल गए। मेरे लिए इस तरह की बात सुनने से अधिक कुंठाजनक कुछ नहीं है। मैंने ये शेयर $2 के भाव पर खरीदा था और अब इसका भाव $35 हो चुका है। ऐसी कहानियों या जोरदार टिप्स से मेरा कोई भला नहीं होता, सिर्फ कुंठा ही होती है। इसलिए आज जब मैं बाजार की तुरंत दौलत और तेज पैसे की ऐसी कहानियां सुनता हूं तो मैं बस वहां से दूर चल देता हूं और न सुनने का विकल्प चुनता हूं, क्योंकि ऐसी कहानियां दरअसल निवेश के बारे में नहीं है। निवेश पेचीदा इसलिए है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे,
निवेश पेचीदा है क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। आसपास देखने पर तुम्हें दिख जाएगा कि कई लोगों ने अलग अलग चीजों में निवेश किया है। अपने उपकरणों को देखो, वे सभी उन कंपनियों के उत्पाद हैं जिनमें लोगों ने निवेश किया था। तुम्हें बिजली एक यूटिलिटी कंपनी से मिलती है जिसमें लोग निवेश करते हैं। एक बार जब तुम ये समझ लेते हो तो अपनी कार, गैस, टायर, सीट बेल्ट, विंडशील्ड वाइपर, स्पार्क प्लग, सड़क की धारियों, अपने सॉफ्ट ड्रिंक, अपने मकान के फर्नीचर, अपने प्रिय लगने वाले शॉपिंग सेंटर्स, ऑफिस की इमारतों, बैंक, होटल, हवाई जहाज, हवाई अड्डे के गलीचे आदि को देखो। ये सारी चीजें वहां इसलिए हैं क्योंकि किसी ने उस व्यवसाय में निवेश किया था जो तुम्हें जीवन को आधुनिक व सभ्य बनाने वाली चीजें प्रदान करता है। निवेश दरअसल इसी का नाम है। अमीर डैडी अक्सर निवेश के सबक का अंत इस कथन से करते थे, निवेश अधिकतर लोगों के लिए इतना पेचीदा विषय इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग जिसे निवेश कहते हैं वो दरअसल निवेश नहीं होता। अगले अध्याय में अमीर डैडी मेरा मार्गदर्शन करके दुविधा को कम करते हैं और इस समझ की ओर ले जाते हैं कि निवेश सचमुच क्या है। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। निवेश एक वृहद विषय है जिसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। तो मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न है: 1. क्या आपको एहसास है कि निवेश का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है? हाँ या नहीं में जवाब देना है। 2. क्या आपको एहसास है कि निवेश के विषय पर जितना ज्ञान उपलब्ध है उसे कोई भी एक अकेला इंसान नहीं जान सकता? 3. क्या आपको एहसास है कि एक व्यक्ति कह सकता है कि कोई निवेश अच्छा है और दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि वही निवेश बुरा है और दोनों के ही तर्क सही हो सकते हैं? 4. क्या आप इस निवेश के विषय पर दिमाग को खुला रखने के इच्छुक हैं? क्या आप इस विषय पर भिन्न दृष्टिकोणों को सुनने के इच्छुक हैं? 5. क्या अब आप जागरूक हैं कि विशिष्ट उत्पादों और पद्धतियों पर केंद्रित होने का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि वे निवेश हैं? 6. क्या आपको एहसास है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो निवेश अच्छा है हो सकता है कि वह आपके लिए अच्छा न हो? निवेशक का सबक नंबर 6। निवेश कोई उत्पाद या पद्धति नहीं बल्कि योजना है। मुझसे अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मेरे पास निवेश करने के लिए $10,000 हैं। आपके हिसाब से मुझे कहां निवेश करना चाहिए? इस पर मेरा सामान्य जवाब होता है, क्या आपके पास कोई योजना है? कुछ महीनों पहले मैं सैन फ्रांसिस्को के एक रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम दे रहा था। कार्यक्रम निवेश पर था और एक बहुत लोकप्रिय स्थानीय शेयर दलाल इसकी मेजबानी कर रहा था। एक श्रोता का फोन आया जो निवेश संबंधी सलाह चाहता था। मेरी उम्र 42 साल है। मेरे पास अच्छी नौकरी है लेकिन पैसा नहीं है। मेरी माँ का एक मकान है जिस पर काफी कर्ज मिल सकता है। मकान की कीमत लगभग $8 लाख है और उस पर सिर्फ $1 लाख कर्ज बचा है। उनका कहना है कि मेरे निवेश की खातिर वे मकान पर कुछ और कर्ज ले लेंगी। आपके हिसाब से मुझे किस में निवेश करना चाहिए, शेयरों में या जमीन जायदाद में? एक बार फिर मेरा जवाब था, क्या आपके पास कोई योजना है? मुझे योजना की जरूरत नहीं है, जवाब आया। मैं तो बस आपसे यह जानना चाहता हूं कि मैं किस में निवेश करूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से अचल संपत्ति का बाजार बेहतर है या शेयर बाजार का। मैं जानता हूं कि आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई योजना है? मैंने एक बार फिर पूरी विनम्रता से पूछा। मैंने आपको बताया ना कि मुझे किसी योजना की जरूरत नहीं है, फोन करने वाले ने कहा। मैंने बता तो दिया कि पैसे मेरी मां देंगी, इसलिए मेरे पास पैसा है और मुझे किसी योजना की जरूरत नहीं है। मैं निवेश करने के लिए तैयार हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से कौन सा बाजार बेहतर है, शेयर बाजार या अचल संपत्ति बाजार? और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मुझे अपनी मां का कितना पैसा अपने खुद के मकान पर खर्च करना चाहिए। यहां बे एरिया में कीमतें इतनी तेजी से ऊपर जा रही हैं कि मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। एक अन्य नीति का उपयोग करने का निर्णय लेते हुए मैंने पूछा, अगर आप 42 साल के हैं और आपके पास अच्छी नौकरी है तो फिर ऐसा क्यों है कि आपके पास कोई पैसा नहीं है? और अगर आप अपनी मां के मकान पर कर्ज लेते हैं और आपका निवेश डूब जाता है तो क्या वे अतिरिक्त कर्ज के साथ घर की किस्त चुका सकती हैं? और अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या बाजार लुढ़क जाता है तो क्या आप नए मकान का खर्च उठा सकते हैं?
अगर आप इसे उतने में न बेच पाएं जितने में आपने इसे खरीदा था। लगभग 4 लाख श्रोताओं ने उसका जवाब सुना। इस सब से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तो सोचा था कि आप एक निवेशक हैं। मुझे निवेश संबंधी सलाह देने के लिए आपको मेरे निजी जीवन की चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, और मेरी मां को बीच में न लाएं। मैं व्यक्तिगत सलाह नहीं चाहता, बस निवेश सलाह चाहता हूं। निवेश सलाह व्यक्तिगत सलाह है। मैंने अपने अमीर डैडी से जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे उसमें से एक ये था, निवेश कोई उत्पाद या पद्धति नहीं बल्कि एक योजना है। उन्होंने आगे कहा था, निवेश एक निहायत व्यक्तिगत योजना है। निवेश पर एक सबक के दौरान उन्होंने पूछा था, क्या तुम जानते हो इतने अलग अलग किस्म के कार और ट्रक क्यों बनते हैं? मैंने कुछ समय तक इसके बारे में सोचा और आखिरकार जवाब दिया, मुझे लगता है कि इतने अलग अलग प्रकार के लोग हैं और लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। एक अकेले आदमी को 9 यात्रियों वाली बड़ी स्टेशन वैगन की जरूरत शायद ना हो, लेकिन 5 बच्चों वाले परिवार को इसकी जरूरत होगी। और कोई किसान 2 सीट वाली स्पोर्ट्स कार के बजाय पिकअप ट्रक को ज्यादा पसंद करेगा। सही कहा, अमीर डैडी ने कहा। इसीलिए अक्सर निवेश उत्पादों को निवेश वाहन भी कहा जाता है। उन्हें वाहन कहा जाता है? मैंने दोहराया। निवेश वाहन क्यों? क्योंकि वे वाहन ही तो होते हैं, अमीर डैडी बोले। इतने सारे अलग अलग निवेश उत्पाद या वाहन इसलिए हैं क्योंकि लोगों की जरूरतें अलग अलग हैं। जैसे 5 बच्चों वाले परिवार की आवश्यकताएं एक अकेले आदमी या किसान की आवश्यकताओं से भिन्न है। लेकिन वाहन शब्द क्यों? मैंने एक बार फिर पूछा। क्योंकि वाहन आपको बिंदु अ से बिंदु ब तक पहुंचाता है, अमीर डैडी ने कहा। आप आर्थिक रूप से जहां हैं, वहां से निवेश उत्पाद या वाहन आपको वहां तक पहुंचाता है जहां आप आर्थिक दृष्टि से भविष्य में किसी समय पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए निवेश एक योजना है, मैंने कहा और अपना सिर धीरे धीरे हिलाया। मुझे समझ में आने लगा था। मान लेते हैं कि निवेश हवाई से न्यूयॉर्क तक की यात्रा की योजना बनाने जैसा है। जाहिर है आप जानते हैं कि यात्रा के पहले चरण में साइकिल या कार से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि समुद्र पार करने के लिए आपको किसी नाव, पानी के जहाज या हवाई जहाज की जरूरत होगी। और एक बार जब मैं जमीन पर पहुंच जाता हूं तो न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए मैं पैदल चल सकता हूं, साइकिल की सवारी कर सकता हूं, कार से यात्रा कर सकता हूं, ट्रेन या बस से जा सकता हूं। मैंने जोड़ा, ये सभी अलग अलग वाहन हैं। अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया। और ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई भी दूसरे से बेहतर हो। देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा समय है और तुम वाकई देहात या जंगल देखना चाहते हो तो पैदल चलना या साइकिल से यात्रा करना सबसे अच्छा रहेगा। सिर्फ यही नहीं, यात्रा की समाप्ति पर तुम अधिक स्वस्थ भी हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें कल ही न्यूयॉर्क पहुंचना है तो स्पष्ट रूप से हवाई से न्यूयॉर्क तक हवाई उड़ान भरना ही सबसे अच्छा और एकमात्र विकल्प होगा, अगर तुम समय से पहुंचना चाहते हो। कई लोग शेयर जैसे उत्पाद और फिर ट्रेडिंग जैसी पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनके पास दरअसल कोई योजना नहीं होती। क्या आप यही कह रहे हैं? अमीर डैडी ने सिर हिलाया। अधिकतर लोग उस चीज से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वे निवेश मानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग या व्यापार निवेश नहीं है। अगर ये निवेश नहीं है तो फिर ये क्या है? मैंने पूछा। ये ट्रेडिंग या व्यापार है, अमीर डैडी ने कहा। और व्यापार एक पद्धति या तकनीक है। शेयरों का व्यापार करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा अलग नहीं होता जो किसी मकान को खरीदता है, उसका हुलिया ठीक करता है और ज्यादा लाभ में उसे बेच देता है। एक शेयरों का व्यापार करता है, दूसरा अचल संपत्ति का व्यापार करता है। वास्तव में ट्रेडिंग या व्यापार सदियों पुरानी तकनीक है। ऊंट शानदार सामान लेकर रेगिस्तान पार करते थे और उन्हें यूरोप के उपभोक्ताओं तक पहुंचाते थे। तो रिटेलर भी एक मायने में व्यापारी है और व्यापार एक पेशा है। लेकिन
ये वो नहीं है जिसे मैं निवेश कहता हूं। आपके लिए निवेश एक योजना है, एक ऐसी योजना जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से वहां तक पहुंचाती है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। मैंने कहा और अमीर डैडी के अंतरों को समझने की पूरी कोशिश की। अमीर डैडी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूं यह मीन मेख निकालने वाली बात है और बहुत छोटा विवरण नजर आता है, लेकिन मैं निवेश के विषय के चारों ओर फैली इस दुविधा को कम करने की पूरी कोशिश करना चाहता हूं। हर दिन मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूं जो सोचते हैं कि वे निवेश कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वे कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी ठेला गाड़ी को गोल गोल घुमा रहे हों। इसमें एक से अधिक वाहन की जरूरत होती है। पिछले अध्याय में मैंने उपलब्ध अलग अलग प्रकार के कुछ निवेश उत्पादों और पद्धतियों की सूची बताई थी। हर दिन नए उत्पाद बन रहे हैं क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जब लोग अपने व्यक्तिगत वित्तीय योजना के बारे में स्पष्ट नहीं होते तो ये सारे अलग अलग उत्पाद और पद्धतियां तनावपूर्ण व दुविधापूर्ण बन जाती हैं। अमीर डैडी ने कई निवेशकों का वर्णन करते समय कहा कि वे ठेला गाड़ी को अपना वाहन बनाते हैं। बहुत सारे तथाकथित निवेशक किसी एक निवेश उत्पाद और एक निवेश पद्धति पर आसक्त हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सिर्फ शेयरों में निवेश करता है या कोई दूसरा सिर्फ अचल संपत्ति में ही निवेश करता है। व्यक्ति वाहन के प्रति आसक्त हो जाता है और बाकी सभी निवेश वाहनों तथा उपलब्ध पद्धतियों को देखने में असफल रहता है। वो आदमी उस एक ठेला गाड़ी का विशेषज्ञ बन जाता है और हमेशा उसे एक गोल दायरे में धकाता रहता है। एक दिन जब वे निवेशकों और उनकी ठेला गाड़ियों के बारे में हंस रहे थे तो मुझे अधिक स्पष्ट करने का आग्रह करना पड़ा। उनकी प्रतिक्रिया थी, कुछ लोग एक प्रकार के ही उत्पाद और एक ही पद्धति के विशेषज्ञ बन जाते हैं। ठेला गाड़ी पर आसक्त होने से मेरा यही मतलब है। ठेला गाड़ी काम करती है, ये बहुत सारी नकदी को इधर से उधर पहुंचाती है, लेकिन ये फिर भी ठेला गाड़ी ही रहती है। एक सच्चा निवेशक वाहनों या पद्धतियों के प्रति आसक्त नहीं होता। सच्चे निवेशक के पास एक योजना होती है। उसके पास अलग अलग निवेश वाहनों और पद्धतियों के लिए कई विकल्प होते हैं। सच्चा निवेशक तो बस इतना चाहता है कि वो बिंदु अ से बिंदु ब तक सुरक्षित रूप से और इच्छित समय सीमा में पहुंच जाए। वो व्यक्ति ठेला गाड़ी का मालिक नहीं बनना चाहता या उसे धकाना नहीं चाहता। मेरी दुविधा अब भी दूर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उनसे अधिक स्पष्ट करने को कहा। देखो, उन्होंने कहा और अब वे थोड़े कुंठित हो रहे थे। अगर मैं हवाई से न्यूयॉर्क जाना चाहता हूं तो मेरे पास कई वाहनों का विकल्प रहता है, लेकिन मैं उनका मालिक नहीं बनना चाहता। मैं तो बस उनका उपयोग करना चाहता हूं। जब मैं किसी हवाई जहाज में बैठता हूं तो मैं उसे उड़ाना नहीं चाहता। मैं उसके प्रेम में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो बस जहां जाता हूं वहां से उस जगह तक पहुंचना चाहता हूं जहां मुझे जाना है। जब मैं हवाई अड्डे पर उतरता हूं तो मैं हवाई अड्डे से होटल तक पहुंचने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करना चाहता हूं। होटल पहुंचने पर दरबान मेरे सामान को कमरे तक पहुंचाने के लिए हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करता है। मैं उस हाथ गाड़ी का मालिक नहीं बनना चाहता या उसे धकाना नहीं चाहता। तो फर्क क्या है? मैंने पूछा। जो लोग खुद को निवेशक मानते हैं उनमें से कई तो निवेश वाहन पर आसक्त हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें शेयरों या अचल संपत्ति को पसंद करना होगा ताकि वे उनका इस्तेमाल निवेश वाहन के रूप में कर सकें। इसीलिए वे अपने पसंद के निवेशों की तलाश करते हैं, लेकिन योजना नहीं बनाते। ऐसे निवेशक दायरों में यात्रा करते रहते हैं और आर्थिक बिंदु अ से आर्थिक बिंदु ब तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिस विमान में यात्रा करते हैं उसके प्रेम में पड़ें। इसी तरह आपको अपने शेयरों, बॉन्ड या ऑफिस की इमारतों के प्रेम में पड़ने की भी जरूरत नहीं है। वे तो बस वाहन हैं, वाहन जो आपको वहां पहुंचाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया।
मैं इन वाहनों की कद्र करता हूं। मेरा विश्वास है कि लोग इन वाहनों की परवाह करें। मैं तो बस इन वाहनों के प्रति आसक्त नहीं होता, न ही मैं आवश्यक रूप से इनका मालिक बनना चाहता हूं या उन्हें चलाने में समय लगाना चाहता हूं। मैंने पूछा, जब लोग अपने निवेश वाहनों के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो क्या होता है? वे सोचने लगते हैं कि उनका निवेश वाहन ही एकमात्र वाहन है या वही सर्वश्रेष्ठ वाहन है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो सिर्फ शेयरों में निवेश करते हैं और उन लोगों को भी जो सिर्फ अचल संपत्ति में निवेश करते हैं। ठेला गाड़ी पर आसक्त होने से मेरा यही मतलब है। जरूरी नहीं है कि सोच गलत हो, बात बस ये है कि वे अक्सर अपनी योजना के बजाय अपने वाहन पर ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं। हालांकि वे निवेश उत्पादों को खरीदकर, रोक कर और बेचकर बहुत सा पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पैसा उन्हें वहां तक न ले जा पाए जहां वे पहुंचना चाहते हैं। तो आपको एक योजना की जरूरत है, मैंने कहा, और मेरी योजना ही यह तय करेगी कि मुझे किन अलग अलग प्रकार के निवेश वाहनों की जरूरत होगी। अमीर डैडी ने सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल तब तक निवेश मत करो जब तक कि तुम्हारे पास कोई योजना न हो। हमेशा याद रखो कि निवेश कोई उत्पाद या पद्धति नहीं है, बल्कि एक योजना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। जब कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो वो आमतौर पर योजना या नक्शा बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई बस कुछ लोगों को बुलाए और बिना किसी योजना के मकान बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? कई लोग अपने वित्तीय मकान इसी तरह बनाते हैं। अमीर डैडी ने मुझे वित्तीय योजनाएं लिखने का मार्गदर्शन दिया। यह आसान प्रक्रिया नहीं थी, न ही इसमें पहले समझदारी नजर आई, लेकिन कुछ समय बाद ये मेरे सामने बहुत स्पष्ट हो गया कि मैं आर्थिक दृष्टि से कहां पर था और कहां पहुंचना चाहता था। एक बार जब मुझे यह पता चल गया तो नियोजन की प्रक्रिया आसान हो गई। दूसरे शब्दों में मेरे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा यह पता लगाना था कि मैं क्या चाहता था। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न ये हैं, क्या आप ये पता लगाने में समय निवेश करना चाहते हैं कि आज आप आर्थिक दृष्टि से कहां पर हैं और आप आर्थिक दृष्टि से कहां पर पहुंचना चाहते हैं? इसके बाद क्या आप ये लिखने के इच्छुक हैं कि आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएं? इसके अलावा हमेशा याद रखें कि किसी भी योजना को दरअसल तब तक योजना नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप इसे लिख न लें और किसी दूसरे को दिखा न लें। दूसरा, क्या आप कम से कम किसी एक वित्तीय पेशेवर से मिलने और यह पता लगाने के इच्छुक हैं कि उसकी सेवाएं आपकी दीर्घकालीन निवेश योजनाओं में कैसे मदद कर सकती हैं? नीति की भिन्नता का पता लगाने के लिए आप 2-3 पेशेवर व्यक्तियों से भी मिल सकते हैं।